जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस समय आपका जो है कक्षा 11 का भूगोल चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, अफवाह तंत्र। ठीक है गाइज, तो देखिए उसकी टेस्ट बुक का इनकी चैप्टर 3 का लास्ट भाग। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। तो देखिए गाइज, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है, यानी कि जो अरब सागर की ओर नदियाँ बहती हैं तो उनका जलमार्ग कैसा है गाइज? छोटा है। ठीक है, यानी कि अरब सागर की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं जितनी भी, उनका जलमार्ग कैसा है? छोटा। ठीक है, इनका मार्ग छोटा क्यों है? गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढे। सेतरूनीज एक ऐसी ही नदी है जो अमरावली ज़िले में डलकाहा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट ज़िले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल ज़िले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। ठीक है गाइज, तो साबरमती यानी कि आपको एक साबरमती आश्रम भी है जो गुजरात में ही है। ठीक है, साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। क्वेश्चन आता है, दो गुजरात की प्रसिद्ध नदियों के नाम लिखिए। तो साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। ठीक है गाइज, इन नदियों के संगम स्थल ढूंढिए। महाराष्ट्र के पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियों का भी पता लगाइए। ठीक है गाइज, और ये आपको संगम स्थल ढूंढने हैं। नासिक जिले में त्रियंबक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर बैतरणा नदी निकलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है गाइज, बैतरणा नदी कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबक पहाड़ियों में। ठीक है, बैतम्बर नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक पहाड़ियों से। कालिंदी नदी बेलगांव से ज़िले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। और कालिंदी नदी ये है बेलगांव ज़िले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। ठीक है गाइज, बेदतित नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। अब देखिए क्वेश्चन आता है, शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है गाइज, उस नदी का नाम ज्ञात करें जिस पर गरसोप्पा जोग प्रपात है। ठीक है, गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। एक का नाम मांडवी है और दूसरी जुआरी है। ठीक है, तो ये गोवा की प्रसिद्ध नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। ठीक है गाइज, आप इन्हें मानचित्र पर रेखांकित कर सकते हैं। केरल की तटरेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरत पूछा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। और केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरत पूछा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। तो केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरत पूछा। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है, केरल की सबसे बड़ी नदी भरत पूछा को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो पोनानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइज, यहाँ यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। ठीक है गाइज, इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जलग्रहण से
कीजिए, ठीक है, यानी कि इसकी कंपेयर करनी है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन है? पेरियार नदी। ठीक है गाइज, तो केरल की सबसे बड़ी नदी है पेरियार। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि या स्था पूछा और पेरियार नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। ठीक है गाइज, केरल की एक अन्य उल्लेखनीय नदी पावा। जो केरल की एक अन्य उल्लेखनीय नदी क्या है? पावा, जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई बोबानाद झील में जा गिरती है। अन्य उल्लेखनीय नदी पावा है, जो उत्तरी केरल में किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई बोबानाद झील में जा गिरती है। अध्यापक महोदय, पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों की तुलनात्मक महत्व की व्याख्या कर सकते हैं, यानी कि उनका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए नदी जल ग्रहण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में साबरमती जो गुजरात की है 21,674 वर्ग किलोमीटर में फैलती है। माही 34,842 में फैलती है। ढाढर 2,200 2,770, कालिंदी 5,169, शरावती 2,029, भरतपूछा 5,397, पेरियार 5,247। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। अब देखते हैं पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। क्या इनमें से कुछ के नाम आप बता सकते हैं? तो कुछ छोटी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। ठीक है गाइज, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वामसाधारा, पेनार, पालरा, बैगाई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ठीक है गाइज, एटलस में इन नदियों को ढूंढ सकते हैं। अध्यापक महोदय, पूर्व की ओर बहने वाली इन छोटी नदियों की तुलना महत्व की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है गाइज, नदी जल ग्रहण क्षेत्र स्वर्णरेखा 19,296 वर्ग किलोमीटर, बैतरणी 12,789, ब्राह्मणी 39,033, पेनार 55,213, पालार 17,870 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। नदी बहाव प्रवृत्ति। अब नदियों की जो प्रवृत्ति होती है कैसे? क्या आप जानते हैं कि नदी में बहने वाली जल की मात्रा सारा साल एक समान नहीं रहती? इसमें ऋतुओं के अनुसार बदलाव आता रहता है। किस ऋतु में आप गंगा व कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रभाव की अपेक्षा कर सकते हैं? ठीक है गाइज, एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति रिवर रिजाइम कहा जाता है। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी हैं, क्योंकि ये अपना जल बर्फ पिघलने तक वर्षा होने से प्राप्त करती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ हिमनदों से नहीं निकलती, जिससे इनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। ठीक है गाइज, इन बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक से स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न
होती है। जल विसर्जन डिस्चार्जेज नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। इसे क्यूसेक्स क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या क्यूमेक मीटर प्रति सेकंड के नाम से जाना जाता है या मापा जाता है। ठीक है गाइस। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि में के दौरान होता है। अधिकतम प्रभाव अगस्त या सितंबर में होता है। सितंबर के बाद प्रभाव में लगातार कमी होती चली जाती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति पिघलने की संभावना रहती है। गंगा द्रोणी के पूर्वी व पश्चिमी भागों की जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रभाव मानसून आने से पहले भी काफ़ी बड़ा होता है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रभाव लगभग 55,000 क्यूसेक है, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1,300 क्यूसेक है। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? प्रायद्वीप की दो नदियों के प्रभाव प्रवृत्ति हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। ठीक है गाइस। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है। तो यह अचानक तालिका 3.1 हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना उद्गम स्थल हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत प्रायद्वीपीय पठार उच्च भूमि प्रभाव प्रवृत्ति बारहमासी नदियाँ व वर्षा से जल प्राप्ति मौसमी व मानसून वर्षा पर निर्भर। अप्रभाव के प्रकार पूर्ववर्ती व निपूर्ववर्ती मैदानी भाग में प्रायद्वीपीय नदी अध्यारोपित पुनर्वर्ती नदियाँ हरीय व आयताकार प्रारूप बनाती हैं। नदी की प्रकृति लंबा मार्ग ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियाँ अभिशीर्ष अपर्दन व नदी हैं। सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग जल ग्रहण क्षेत्र की अपेक्षाकृत छोटी होती है। नदी की आयु बहुत बड़ी द्रोणी जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ी द्रोणी अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी। नदी की आयु युवा क्रियाशील घाटियों को गहरा करना परिवर्तित परिक्षेपित वाली प्रौढ़ नदियों जो अपने आधार तक तल जा पहुँचती हैं। उफान पर आ जाती है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। गरुड़ेश्वर में दर्ज इतनी नदी का बहाव आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव 2,300 क्यूसेक्स तथा न्यूनतम बहाव 15 क्यूसेक्स है। गोदावरी में न्यूनतम प्रभाव मई में और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। अगस्त माह के पश्चात इसके प्रभाव में भारी कमी आती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर और नवंबर में प्रभाव का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है। पोलावरम में गोदावरी की नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3,200 क्यूसेक्स और न्यूनतम औसत केवल 50 क्यूसेक्स होता है। ये आंकड़े
नदी की प्रवाह प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। नदी जल उपयोग की सीमा। भारत की नदियाँ प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। बारहमासी नदियाँ वर्ष भर जल का वहन करती हैं, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह जल उपलब्धता की समस्या है या इसके प्रबंध की? आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं। इस पुस्तक में अध्याय 7 देख सकते हैं। ठीक है गाइज। क्या एक द्रोणी की जल अधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके इस समस्या को समाप्त कर अथवा कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई परियोजना बनाई गई है? नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है। मुख्य समस्या क्या है? अध्यापक निम्नलिखित उदाहरणों की व्याख्या कर सकते हैं। पेरियार दिक् परिवर्तन डाइवर्सिशन योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगा नदी का जल। ठीक है गाइज। कुनूल कुडप्पा नहर, ब्यास सतलुज तिलक नहर, गंगा कावेरी इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें और धरातल के उबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाइयों को जानें। मैदानी क्षेत्रों से पठारी क्षेत्रों में जल कैसे उठाया जा सकता है? क्या उत्तरी भारत की नदियों में पर्याप्त जलाधिक्य है जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? इसे पूरे मुद्दे पर विवाद का आयोजन करें व एक लेख तैयार करें। नदी जल उपयोग से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं को आप किस प्रकार क्रम देते हैं? पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना, नदी जल प्रदूषण, नदी जल में गाद, ऋतुवन जल का असमान प्रभाव, राज्यों के बीच नदी जल विवाद। मध्य धारा की ओर परिस्थितियों के विस्तार के कारण नदी वाहुकाओं का सिकुड़ना। नदियाँ प्रदूषित क्यों? तो नदियाँ प्रदूषित क्यों हैं? क्या आप अपने शहरों के गंदे पानी को नदियों में गिरने देते हैं? औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? बहुत से शमशान घाट नदी किनारे हैं। और कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है। कुछ त्योहारों पर फूल और मूर्तियों को नदियों में डुबो दिया जाता है। बड़े पैमाने पर स्नान व कपड़े धोने भी नदी जल को प्रदूषित करता है। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? क्या आप अपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है? तो नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु योजनाओं पर सामग्री एकत्रित करें। इस समग्र सामग्री को एक लेख के रूप में व्यवस्थित करें। ठीक है गाइज। तो देखिए अफवाह तंत्र यानी कि चैप्टर का समाप्त हुआ है। ठीक है गाइज। वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें। ठीक है गाइज। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को बेल आइकन ऑल प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है गाइज, ताकि
बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है गाइज, तो जय हिंद, जय भारत।